हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज करने वाले हैं हम कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2। बीएड सेमेस्टर 2 वालों का पेपर नंबर 4 करेंगे। इलेक्टिव पेपर होता है ये एक, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो जिन लोगों का भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन पेपर है तो उनके लिए आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 24-25, जो लास्ट ईयर मई में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में, और उसमें आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और 75 नंबर का ही ये पेपर भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। सिलेबस का पेपर पैटर्न सब कुछ मैंने ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो सारी चीजें भी जाके चेक करिएगा। ओके, और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं चैनल पर जो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 की कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराती हूँ, और साथ में आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं। तो जो लोग भी PDF नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, वो learn2teachhub.com पर जाकर, ये वेबसाइट का नाम है, आप PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर इजी नोट्स के सारे MCQs मिल जाते हैं, जिसके बाद आपको इजी नोट्स एंड ऑल परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और 3 साल के PYQ मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने से ही आपका पूरा कंप्लीट पेपर तैयार हो जाता है, वही पेपर आने वाला है। सो जो लोग भी PDF नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, वो learn2teachhub.com पे जाकर PDF में परचेज कर सकते हैं। और अगर नोट्स को परचेज करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अपने ऑब्जेक्टिव पेपर का पहला क्वेश्चन, renewable resources are those that can be replenished naturally over short periods of time, are finite and cannot be replenished, include fossil fuels like coal and oil, या फिर are only available in limited quantities। तो जैसा कि हमने नाम से समझ में आ गया है, रीन्यूएबल रिसोर्स है जिनको रिन्यू किया जा सकता है। दिस मीन्स ये नेचुरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप रिन्यू होते रहते हैं, जैसे कि हमारा वाटर है, एयर है, जो रिन्यूएबल, सनलाइट है, सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, इससे पहले की भी जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप इस पूरी प्लेलिस्ट को ही अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख कर जाएंगे। उसके पूरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, MCQs करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करवाए हुए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के लिए है, पूरी प्लेलिस्ट को ही देखकर आपको जाना है। और एक बात और, पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जो की हुई है, टोटल 10 क्लासेस हैं यहाँ पेडागोजी की। ये आपके पेडागोजी का, चाहे आपके पास कोई भी पेपर हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर देखकर जाइएगा, उनको प्रिपेयर करिए पेडागोजी। Environmental impact assessment are conducted to, environmental impact assessment कैसे are conducted to के लिए आएगा, evaluate the potential environmental effects of a proposed project, या फिर promote economic activities without restrictions, support large scale deforestation, या फिर increase the use of non renewable resources। तो देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कि इन्वायरमेंट पे क्या असेसमेंट हो रहा है, तो वो एक तरह से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इवेल्युएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, जो भी हमने अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, तो उससे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसका प्रॉपर असेसमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, allowing water to run while brushing teeth, using drip irrigation for agriculture, increase the use of water intensive crops, या disposing of industrial waste in river। अब वाटर कंजर्वेशन में कौन सी जो है आपकी हेल्प करेगी, तो देखिए ये भी रॉन्ग हो जाता है, यूजिंग ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगी ये टेक्निक ड्रिप इरिगेशन की। अदरवाइज इंक्रीज द यूज ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ऑब्वियसली ये कैसे हेल्प करेगा, और डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेकिंग क्लाइमेट एक्शन इन्वॉल्व्स, अब जलवायु कार्रवाई करने में शामिल है,
ignoring carbon emission, reducing greenhouse gas emission and adapting to climate change impacts, increasing the use of non-renewable energy resources, या फिर halting reforestation efforts। तो यहाँ पर बात आती है आपकी क्लाइमेट चेंज, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस का जो बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, एंड अडेप्टिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना, इसे बोलेंगे क्लाइमेट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, which of the following best describe the role of media in environmental education? To raise awareness and inform the public about environmental issues and solutions, to encourage public interest in environmental issues, to promote the use of non-renewable resources, या to focus solely on entertainment content। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अगर रोल ऑफ मीडिया पूछा जाएगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर देखें, टू रेज अवेयरनेस एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ए। डिस्करेज करना, ये तो गलत ही हो गया। प्रमोट करना यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, अगेन हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स को ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें वो इसीलिए हम स्विच करना चाह रहे हैं सोलर एनर्जी पर। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच टाइप ऑफ मीडिया इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रियल टाइम अपडेट्स एंड इमीडिएट पब्लिक एंगेजमेंट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब कौन सी मीडिया तुरंत इफेक्टिव है इसमें? न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो मैगजीन्स। तो हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सबसे ज़्यादा रियल टाइम अपडेट्स देते हैं, ठीक है, लाइव जाके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ डज मीडिया कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल एजुकेशन? by minimizing the importance of environmental issues, by focusing solely on news, by raising awareness and providing information on environmental problems and solutions, by discouraging people, discourage नहीं करना है, अकेले न्यूज़ पर फोकस नहीं करना, मिनिमाइजिंग नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, by raising awareness। Which type of media is most effective for spreading environmental awareness quickly and widely? प्रिंट न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडियो ब्रॉडकास्ट या प्रिंट फ्लायर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एजुकेशनल वीडियोस अबाउट द एनवायरनमेंट आर बेनिफिशियल बिकॉज दे प्रोवाइड इन डेप्थ विजुअल एक्सप्लेनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स, या फिर ऑफर मिनिमल इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। मिनिमम नहीं, और आर रेयरली अपडेटेड विद, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऑल ऑफ द भी नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड इन डेप्थ विजुअल एक्सप्लेनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज इन स्कूल्स? इंक्रीजिंग अर्बन हीट आइलैंड, enhancing local biodiversity and reduce carbon dioxide levels, decreasing outdoor student activities, या फिर promoting the use of synthetic fertilizers। तो ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज का मेन तो यही है, enhancing local biodiversity and reduce carbon dioxide levels। डिक्रीजिंग ये कैसे होगा? ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Environmental awareness campaigns in school aim to promote single-use plastic, decrease interest in environmental topics, focus solely on theoretical knowledge, या फिर inform and educate students and the community about the environmental issues and sustainable practices। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। environmental जो अवेयरनेस कैंपेन होते हैं स्कूल में, वो इसीलिए चलाए जाते हैं जिससे लोगों को अवेयर करा जा सके, बच्चों को एजुकेट किया जा सके रिगार्डिंग देयर इन्वायरमेंट, उसके इश्यूज और उसके प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, Preserving monuments as a part of environmental education helps student to ignore cultural heritage। अब ignore कैसे होगा? Understand the importance of historical sites and their conservation, promote vandalism, या फिर increase the use of non-renewable sources। तो हमें ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है कि understand the importance of historical sites and their conservation। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, Community work in environmental education can include activities such as participating in cleaning up drives, recycling programs and communities gardens, ignoring local environment,
प्रमोटिंग डिफॉरेस्टेशन या डिस्करेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है। कम्युनिटी वर्क क्या है, जहाँ पर जो है क्लीन अप ड्राइव्स में आप एक साथ शामिल होइए, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में, या फिर कम्युनिटी गार्डन को क्लीन अप करना है। इस तरह से जो आजकल लोग देखते हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Students involved in tree planting initiatives learn about the benefit of monoculture farming, the role of trees in ecosystem and carbon sequestration and habitat creation, the advantage of urban sprawl, and the necessity of using pesticides. So tree planting initiative learn किसके बारे में? The benefit of monoculture farming, the role of trees in ecosystem, carbon sequestration and habitat creation, या फिर द एडवांटेज ऑफ अर्बन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए करेक्ट हो जाता है, रोल ऑफ ट्रीज इन इकोसिस्टम। ठीक है, और कार्बन जो हमारा ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसका एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर रोकता है ट्री प्लांटिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। अ सक्सेसफुल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन इन अ स्कूल माइट इंक्लूड reduce communication about environmental topics, limiting students participation, organizing events such as earth day celebration, poster competition, sustainability workshops, या फिर फोकसिंग ऑन इंटरनल स्कोर्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट सच एज अर्थ डे सेलिब्रेशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन एंड सस्टेनेबिलिटी वर्कशॉप्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन प्रिजर्विंग मोन्यूमेंट्स कैन टीच देम अबाउट द इररिलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। प्रिजर्व करना है तो इररिलेवेंस कैसे हो जाएगा? द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मेंटेनेंस, इंक्रीज पोल्यूशन अराउंड दीज साइट्स, या फिर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मेंटेनेंस। ठीक है, प्रिजर्विंग मोन्यूमेंट हम बच्चों को सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कम्युनिटी वर्क रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एजुकेशन इनकरेजेस स्टूडेंट टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम कम्युनिटी इश्यूज। अब कम्युनिटी वर्क अगर करना है तो आइसोलेट कम्युनिटी से क्यों करेंगे? एंगेज एक्टिवली इन सॉल्विंग लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज देयर रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर डिसग्रेड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन द एनवायरमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, engage actively in solving local environment problems and fostering a sense of responsibility। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज हेल्प इन improving air quality, reducing erosion, providing habitats for wildlife, decreasing soil fertility, increasing deforestation rates, या promoting land degradation। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, रिड्यूसिंग इरोजन एंड प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19। एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन शुड use care tactics to alarm the audience, focus on negative outcomes without providing solutions, target only a small specific group of people, या फिर use factual information to educate and motivate positive environmental actions। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इफेक्टिव यही होगी ऑप्शन डी यहाँ पर, यूज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एंड मोटिवेट पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स क्या होता है? रिड्यूसिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड कल्चर, प्रमोट अ सेंस ऑफ हेरिटेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स, इनकरेजिंग लिटरिंग अराउंड हिस्टोरिकल साइट्स, या फिर इनकरेजिंग द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अगर स्टूडेंट्स को हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स में इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ हेरिटेज एंड इम्पोर्टेंस, उनको जो अपनी भारत की जो समृद्धता है, जो विरासत है, उसको बचाने का, उसको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसको कंजर्व करने के बारे में उनको एक उसमें से इनका एक तरह से उनको समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कम्युनिटी वर्क इन एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफन एम्स फोस्टर टीम वर्क,
community spirit and collective action towards environmental sustainability, focus solely on individual achievements, yet discourage collaboration. So promote the exclusive use of the modern technologies over the traditional knowledge. तो हम समझ सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है. कम्युनिटी वर्क के लिए है फोस्टर टीम वर्क, कम्युनिटी स्पिरिट एंड कलेक्टिव एक्शन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेजर टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना? इंक्रीज डिफॉरेस्ट्रेशन एक्टिविटीज. अब डिफॉरेस्ट्रेशन होगा तो कैसे हम लोग अपने फ्लोरा को कंजर्व करेंगे. एस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, प्रमोटिंग इलीगल ट्रेड या फिर इंकरेजिंग द यूज ऑफ नॉन नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज. तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स. ओके, अगर हमें अपने फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करना है तो उसके लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. हैबिटेट रिस्टोरेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स इनटू अर्बन एरियाज, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, रिहैबिलिटिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम टू देयर नेचुरल स्टेट या फिर रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी. तो देखिए यहाँ पर जो भी उनको वापस से रिहैबिलिटेट करना में हैबिटेट रिस्टोरेशन की बात आएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम टू देयर नेचुरल स्टेट. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. कैक्टी आर इंपॉर्टेंट इन डेजर्ट इकोसिस्टम बिकॉज दे प्रोवाइड एसेंशियल वाटर एंड फूड सोर्स फॉर अ वाइल्ड लाइफ, डिप्लीट सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज सॉइल एरोजन या फिर हैव नो सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल रोल्स. आप देखिए क्या इकोलॉजिकल रोल्स तो हमेशा ही होता है इकोसिस्टम में. अगर कोई चीज़ है दिस मीन्स वो हमारे इकोलॉजिकल रोल के लिए ही है. और कैक्टाई क्या है, डेजर्ट प्लांट है. यहाँ पर क्या होता है, प्रोवाइड एसेंशियल वाटर एंड फूड सोर्स फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट नहीं होता, सॉइल इरोजन भी नहीं होता और इक्वलाइजल इसका रोल भी है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट और टू द एक्सटेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना? कंजर्वेशन एफर्ट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन. ये एक मेन मेजर थ्रेट है कि जो फ्लोरा और फौना एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. इन्वेसिव स्पीसीज contribute to the extension of native flora and fauna by enhancing local biodiversity, outcompeting native species for resources, improving habitat conditions for native species या फिर supporting conservation efforts. तो यहाँ पर देखिए इन्वेसिव स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंशन ऑफ नेटिव फ्लोरा फ्रॉम आउट कम्पीटिंग द नेटिव स्पीसीज फॉर रिसोर्सेज. अगर जो देसी प्रजातियां हैं उनसे जो है फिर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से वो उनके विलुप्त होने में कभी कभी उनकी वजह से भी वो एक्सटेंड हो जाती हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन शायद आंसर की में सी गिवन था. ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज इन्वॉल्व्स increasing poaching activities, enforcing laws and regulations to prevent hunting, trading and exploitation, reducing the establishment of protected areas या फिर encouraging habitat destruction. तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, enforcing laws and regulation to prevent hunting and trade exploitation. ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो लुप्त प्राय प्रजातियां मानी जाती हैं. 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स फ्लोरा एंड फौना. किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, अल्टरिंग हैबिटेट्स एंड फूड अवेलेबिलिटीज, लीडिंग टू शिफ्ट इन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजिंग टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न, रिड्यूसिंग द नीड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, अल्टरिंग हैबिटेट्स. क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लोरा और फौना जो हमारे जीव जातियां हैं, जंतु हैं और वनस्पतियां हैं, वो सब जो हैं एक तरह से शिफ्टिंग हो रही है उनमें, डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, और फूड की अवेलेबिलिटी में भी इसीलिए चेंजेस हो रहे हैं. नेक्स्ट हो रहा है 29 का नंबर क्वेश्चन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज बाय ensuring sustainable harvesting species at rates faster than their population can recover, enhancing population growth या फिर प्रमोटिंग हैबिटेट रिस्टोरेशन. तो अगर हम लोग किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, दिस मीन्स हार्वेस्टिंग स्पीसीज एट रेस्ट फास्टर देन देयर पॉपुलेशन कैन रिकवर.
एक्सटेंशन यही है कि जब हम बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट कर दें उस चीज़ का, लेकिन अब उसका मीन्स एक तरह से अगर आप ह्यूमंस के केस में समझें कि डेथ रेट ज़्यादा हो जाए और बर्थ रेट कम हो जाए, तो वहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन हेल्प कंजर्व फ्लोरा एंड फौना बाय इग्नोरिंग, नहीं, डिस्करेजिंग, नहीं, फोकसिंग सोली ऑन, नहीं, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, बोटैनिक गार्डन्स कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा बाय प्रमोटिंग मोनोकल्चर फार्मिंग, प्रिजर्विंग एंड स्टडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स स्पीसीज, रिड्यूसिंग पब्लिक नॉलेज अबाउट प्लांट्स, या फिर इनकरेजिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली ये सारे तीनों तो आपके नेगेटिव हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, विच इज द पॉजिटिव ऑप्शन। ओके, प्रिजर्विंग एंड स्टडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स स्पीसीज, बोटैनिक गार्डन यही करते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इम्पैक्ट फौना कैसे इम्पैक्ट करता है, आइसोलेटिंग पॉपुलेशंस लीडिंग टू रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इंक्रीज एक्सटेंशन रिस्क, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, इनहांसिंग नेचुरल हैबिटेट्स, या फिर सपोर्ट स्पीसीज माइग्रेशन। तो अगर आप हैबिटेट फॉर्मेट कर देंगे, मीन्स जीवों का जो आवास है उसका विखंडन कर देंगे, उसको अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आइसोलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आइसोलेटिंग पॉपुलेशंस लीडिंग टू रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इंक्रीज्ड एक्सटेंशन रिस्क। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, वेयर वाज द मिट्टी बचाओ या सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड। तो आपने अगर सुना हो कि सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो कब हुआ, कहाँ से हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस सन में हुआ था, तो इसको याद करिएगा 1977। ठीक है, 77 में स्टार्ट हुआ था ये मध्य प्रदेश में, मिट्टी बचाओ या सेव द सॉइल प्रोटेस्ट या मूवमेंट आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। तो डेट याद रखनी है 1973-74। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच डिक्लेरेशन वॉज साइंड एट UNCED 1992 एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। कौन सा एजेंडा इसमें साइन हुआ था, एजेंडा 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट से कौन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। तो जिन लोगों ने भी थोड़ा जीके वीके पढ़ा है तो उनको पता होगा केरला। विच ऑफ दीज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट, ग्रीन पीस, वर्ल्ड साइड फंड फॉर नेचर, या इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। विच इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो कौन सी चीज है, क्रूड ऑयल, यूरेनियम, हॉट स्प्रिंट, या फिर सिलिका, विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो हमारा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 39, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस कम्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी नेशनल पार्क, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑन विच डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, 15 सितंबर, 1 जून, 5 जून, 12 अप्रैल। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 5 जून, 5 जून। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब इंडिविजुअलाइज्ड मेथड का मतलब क्या है, जहां पर आप इंडिविजुअली एक व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन पर, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। तो यहाँ पर कौन सा मेथड है जो विच इज नॉट है, तो नॉट की बात आ जाएगा प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड आप कई लोगों को मिला के देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने इंडिविजुअलाइज दे सकते हैं एक पर्सन को, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन तो अगेन पर्सनलाइज हो गया, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कोई एक व्यक्ति सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर। बच्चे को सेंटर में रखकर कौन सा नहीं है, लेक्चर, प्रोजेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेबोरेटरी मेथड। सो यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन ए, विच इज लेक्चर मेथड, जहाँ पर टीचर लेक्चर देता है, मीन्स टीचर इज इन द सेंटर। ये मेथड्स, टीचिंग मेथड्स वाली एक पूरी क्लास की हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा, वो हर जगह पे टीचिंग मेथड्स में काम आएगी आपको। हु हैड स्टार्टेड वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो उनका नाम याद रखना है, KM मुंशी। ठीक है, इन्होंने वन महोत्सव स्टार्ट किया था। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, तो चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना है 44।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ऑन विच डेट इज अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। तो अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारा, 5 जून, 2 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 8 अगस्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 22 अप्रैल। ठीक है। रेड डाटा बुक कलेक्ट्स, अब रेड डाटा बुक क्या कलेक्ट करती है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, लिस्ट ऑफ इंस्टिक्ट स्पीसीज, लिस्ट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज या फिर लिस्ट ऑफ जू एनिमल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है, रेड डाटा बुक इंडेंजर्ड स्पीसीज को कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच हार्मफुल गैस इज एमिटेड फ्रॉम एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच हार्मफुल गैस इज एमिटेड फ्रॉम काउ डंग, काउ डंग यानी गोबर से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हु स्टार्टेड नमामि गंगे प्रोजेक्ट, स्वामी रामदेव, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन बी हम सभी को पता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, what is one of the primary objective of environmental education, to promote technological advancement, to foster a sense of responsibility towards environmental conservation, to encourage economic growth या फिर to improve social media engagement। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, to foster a sense of responsibility towards environmental conservation। ओके, सो टोटल 50th क्वेश्चन यहाँ हो गया है, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। Which of the following best describes the scope of environmental education? It only includes the study of natural sciences. It encompasses understanding environmental issues, solutions of sustainable practices. या फिर it is limited to academic institutions. It focuses solely on pollution and control technologies. तो solely एक पर नहीं होता, limited classroom में नहीं है, includes only नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, it encompasses understanding environmental issues and solutions and sustainable practices. Okay, scope of environmental education. Question number 52 देख लेते हैं। Environmental education is considered interdisciplinary because it is taught in every school. It integrates knowledge from various disciplines such as biology, chemistry, geography and sociology. It only involves the study of environmental laws या फिर it is a part of physical education। तो देखिए interdisciplinary का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे डिसिप्लिन आपस में कोरिलेट करके पढ़ाना, एक दूसरे के अंतर्निहित होते हैं। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेवलप स्किल्स फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्रीज कंज्यूमरिज्म, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इनहांस अर्बन डेवलपमेंट। तो देख ही रहे हैं आप, ये सारे गलत हो गए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेवलप स्किल्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक पढ़ाने का एक उद्देश्य आप ये कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स, और क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ एंशिएंट कल्चर, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ मैग्निकल टेक्नोलॉजीज या फिर स्टडीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक बड़ा स्कोप है कि असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? इट इज स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, it is dynamic and evolving, adapting to new environmental challenges and knowledge. It is primarily theoretical with no practical applications. It focuses exclusively on the study of renewable energy. तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, it is dynamic and evolving, adapting to new environmental challenges and knowledge। तो यहाँ पर ये देखिए एक 55 आपने देखा होगा, इसमें सारे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लास्ट ईयर थ्योरेटिकल थे, जो कि कहीं ना कहीं आपको इजी लग सकते हैं। लेकिन इससे पहले के भी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। सिर्फ इतना सोच के मत जाइएगा कि पेपर अगर इस तरह से आया है तो इस बार भी इसी तरीके से आएगा। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, an important objective of environmental education is to promote economic dominance of developed countries,
raise awareness and understanding of environmental issues among the general public, limit the use of renewable resources या फिर encourage deforestation for industrial purposes. तो देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर हमारा objective of raise awareness and understanding of environmental issues among the general public. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं. Environmental education scope include educating about financial investment, techniques for increasing agriculture yield through the chemical fertilizers, biodiversity conservation and the impact of human activities on ecosystem, या फिर मेथड्स ऑफ एनहांसिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट. तो देख रहे हैं ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम. एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप ये भी है पढ़ाने का बच्चों को स्कूल में. क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. द पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन मीन्स. क्या है इसका मेन? Only experts are involved in environmental protection activities. It encourages active involvement from individuals, communities, and organizations in solving environmental problems. It excludes community input and focus solely on scientific research. या फिर it mandates government control overall environmental activities. तो participatory का मतलब participation ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर आपको दिख रहा है? ऑप्शन बी में इट इनकरेजेस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं. एनवायरमेंटल एजुकेशन एम्स इंस्टिल एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यू इन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, इंक्रीज रिलायंसेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, प्रमोट अर्बन स्प्रॉल, या फिर डिक्रीज ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. तो एनवायरमेंटल इशू का एजुकेशन का एम क्या है? बेसिकली इंस्टिल एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यू इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड एन इकोसिस्टम? अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया विथ यूनिफॉर्म क्लाइमेट, अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, अ रीजन विद सिमिलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या सोशल सिस्टम विद इन अ सिटी. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. बेसिकली इकोसिस्टम को बेस्ट क्या डिफाइन करता है? अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज अ इकोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम इज. ऑप्शन सी यहाँ पर सनलाइट. सनलाइट ही है जो पहला सोर्स है इस अर्थ पर एनर्जी का. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं. हाउ डू सोशल साइंसेस कंट्रीब्यूट द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज? बाय एनालाइजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, बाय एग्जामिनिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, पॉलिसीज, सोशल impacts on the environment, by focusing solely on technologies, या फिर by studying only natural phenomena. तो सोशल साइंस कैसे हेल्प करती है इन्वायरमेंटल इश्यूज को हमें जो है का वो देखने के लिए, क्या इश्यूज को की स्टडी करने में किस तरीके से हेल्प करेगी? यहाँ पर हम देखेंगे बाय एग्जामिनिंग ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि सोशल साइंस की बात हो रही है तो ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिसीज और सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63. द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच in environmental studies combined only physics and physical and chemical sciences, social sciences, natural sciences and humanities, financial and economic theories, medical and health science alone. So option B यहाँ पर correct हो जाता है. सोशल साइंस, नेचुरल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. ओके, ये कंडक्ट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, कंबाइन करती है हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन को. क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? To trap heat in the Earth's atmosphere, to protect life on Earth by blocking harmful ultraviolet radiation from the sun, to provide oxygen for humans and animals to breathe, या फिर to regulate global temperature. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेड्स का सबसे पहला काम क्या है? सॉरी, ओजोन लेयर का सबसे पहला काम क्या है? इस अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना, ब्लॉक करना. क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं. विच केमिकल कंपाउंड आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी विद इन एन इकोसिस्टम रिफर्स, क्या रिफर करती है? द वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन इकोसिस्टम, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, या फिर नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स.
तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपका बी करेक्ट होता है, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ये भी आंसर आपका वहाँ पर गलत दिया हुआ है आंसर की में, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी विद इन एन इकोसिस्टम, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन देखते हैं, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी प्राइमरली स्टडीज। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी क्या स्टडी करेगी प्राइमरली? द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट, the physical process of the natural world, the genetic makeup of organizations, organism, या फिर the economic aspects of environmental policies। तो अगेन यहाँ पर environmental sociology की बात आएगी तो the interaction between the society and the environment। ओके, ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। Which international agreement aim to reduce the production and consumption of ozone layer depletion substances? The Paris Agreement, the Montreal Protocol, the Kyoto Protocol या फिर Rio Declaration। तो जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोक, मतलब ओजोन लेयर के डिप्लीट होने को रोकने के उसमें एग्रीमेंट हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। A keystone species is a species that is not affected by change in the ecosystem, a species that has a disproportionately large impact on its environment relative to its abundance, the most common species in an ecosystem या फिर the species with the largest physical size। तो keystone प्रजाति हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, अ स्पीसीज दैट हैज अ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स एनवायरमेंट रिलेटिव टू इट्स अबेंडेंस। ठीक है, जो ऐसी प्रजाति जो अब अपनी बहुतायत के सापेक्ष अपने पर्यावरण पर असंगत रूप से प्रभाव डालती है, तो बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग सेमिनार्स इन टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस? टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, टू फैसिलिटेट इन डेप्थ डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, टू कंडक्ट ए लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट या टू एंगेज इन आउटडोर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, टू फैसिलिटेट इन डेप्थ डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। वर्कशॉप इन एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन आर मोस्ट इफेक्टिव कंडक्टिंग थ्योरेटिकल लेक्चर्स, रीडिंग स्पेसिफिक जर्नल्स, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट या फिर असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस थ्रू एग्जाम। तो वर्कशॉप में क्या होता है हमारा, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। वर्कशॉप्स में एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन में इस तरह से इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स नहीं, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिफाइन सॉल्यूशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम लोगों ने टीचिंग जो मेथड्स वाली क्लास है उसमें पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना सिखाया जाता है बच्चों को। बाकी है राइटिंग लेंदी ऐसे, ये नहीं, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, फील्ड ट्रिप्स आर वैल्यूएबल इन एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन बिकॉज दे reduce the need for the classroom instruction, focus solely on entertainment, are only suitable for younger students या फिर provide direct interaction with environment, enhancing experimental learning। experiential learning means experience करके learning सीखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यूजिंग सर्वेज इन एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट टू engage in outdoor sports activities, collect and analyze data on environmental conditions and public opinion, study historical environment events या फिर learn mathematical equations। तो obviously ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, collect and analyze data on environmental conditions and public opinion। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, यूजिंग desalinated sea water for drinking, channeling river water for agriculture purpose या फिर recycling waste water from household। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है, कलेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इको टूरिज्म प्राइमरी फोकस बिल्डिंग लार्ज रिसोर्ट इन नेचुरल एरियाज, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज that conserve environment and improves the well-being of local people,
एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर डेवलपिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। इको टूरिज्म का मतलब यही है कि आप उस जगह पर जाइए लेकिन नेचर को कोई हार्म मत पहुंचाइए। प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल areas and conserve the environment and improves the well-being of local people. क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इको टूरिज्म? मास कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज, इंपोर्टिंग एक्सोटिक स्पीसीज फॉर अट्रैक्शन, इनकरेजिंग हाई कार्बन फुटप्रिंट एक्टिविटीज, या फिर एजुकेटिंग टूरिस्ट अबाउट लोकल इकोसिस्टम एंड कल्चर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा क्या सही है, जहाँ पर आप टूरिस्ट को बताएं वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में और साथ में कल्चर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, इन्वायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एनवायरमेंटल साइंसेज, या फिर मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, या फिर हिस्टोरिकल यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग इन ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनवायरमेंटल एथिक प्रिंसिपल इज maintaining biodiversity and ecosystem integrity for future generations, prioritizing economic growth over environmental protection, exploiting natural resources to their fullest potential, या फिर ignoring the impact of human activities on environment। तो environmental ethics में क्या आ जाता है हमारा, maintaining biodiversity and ecosystem integrity for future generations। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। Which method is commonly used in rainwater harvesting? Drip irrigation, aquifer recharges through deep well injection, constructing large dams, या फिर रेन बैरल्स सिस्टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रेन बैरल्स एंड सिस्टर्न्स, वर्षा बैरल और हॉज, क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड है जो रूफ टॉप पे बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग में रेन में पाइप्स के थ्रू नीचे हॉज वगैरह बना के जिसे बोलते हैं उसमें इसके थ्रू स्टोर किया जाता है। जबकि एक्वाफायर वाला भी करेक्ट है, उससे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, बट वो एक लार्ज स्केल पर करने वाला काम है। ठीक है, तो कॉमनली यूज में आपका ऑप्शन डी आएगा, रेन बैरल्स एंड सिस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इको टूरिज्म एम्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट बाय increasing the number of visitors, implementing sustainable practices and encouraging conservation, promoting luxury accommodation, या फिर ignoring the cultural aspect। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, implementing sustainable practices एंड encouraging conservation। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसा देखना है जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मीन्स विदाउट हम किसी भी अपने एनवायरनमेंट को हार्म किए जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी डेवलपमेंट करते हैं, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल एथिक्स सजेस्ट एनी एक्शन दैट माइट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट शुड बी डिलेड अंटिल फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी इज अचीव्ड, नो मेजर्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इफ द बेनिफिट्स आर इकोनॉमिक, या फिर फ्यूचर जनरेशन शुड हैव फ्यूअर रिसोर्सेज टू इनकरेज मोर इनोवेशन, या इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट पोटेंशियल एनवायरमेंटल हार्म इवन इफ सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर नॉट फुल्ली एस्टेब्लिश साइंटिफिकली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा क्या क्वेश्चन था, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एहतियात सिद्धांत क्या सुझाव देता है, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट पोटेंशियल एनवायरमेंटल हार्म इवन इफ सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नॉट फुल्ली एस्टेब्लिश साइंटिफिकली। अगर इमीडिएटली कोई एक्शन है, भले वो फुल्ली साइंटिफिकली अभी नहीं इस्टेब्लिश हो पाए, फिर भी हमें इस पे काम करना है अगर हमारा क्वेश्चन आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, अ मेजर बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इंक्रीज अर्बन रन ऑफ, इन्हांसिंग सॉइल इरोजन, या प्रमोटिंग डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर में जो कमी आ रही है उसको रोकने के। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? नेचुरल फ्लक्चुएशंस इन द अर्थ ऑर्बिट, increased level of greenhouse gases in the atmosphere due to human activities, natural cooling cycle of the earth, या फिर variation in solar radiation। तो we all know that ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज लेवल, जो कि किसी ना किसी से अर्थ की हीट को ट्रैप कर रही है और उसकी वजह से पूरा जो हमारा अर्थ है, जो हमारा वो प्लैनेट है, वो गर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वेदर पैटर्न, alteration in ocean currents only, change in seasonal activities, या फिर long term changes in temperature, precipitation and alter other atmospheric conditions on earth। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है आपका, इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज, क्लाइमेट चेंज।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? डिक्रीज सी लेवल, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टेबलाइज्ड ग्लोबल टेम्परेचर, या फिर रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज हो रही फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर्स। एक्सट्रीम वेदर्स का मतलब या तो बहुत ठंडा ही ठंडा होता जाएगा या तो बहुत ही गर्मी पड़ेगी, तो दोनों जो एक्सट्रीम कंडीशंस की ओर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, विच ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ग्लोबल वार्मिंग? तो जो एक्टिविटीज है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है अफेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को। वन इफेक्टिव वे टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, increase the use of fossil fuels, enhance energy efficiency and use renewable energy resources, cut down more forest या increase industrial emission। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, enhance energy efficiency and use renewable energy sources। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, मोर स्टेबल वेदर पैटर्न, लॉन्गर एंड हायर विंटर ग्लोबली, या लोअर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सबसे ज़्यादा इसमें हम ऑप्शन देखेंगे वो है दैट इज ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जल्दी जल्दी जो हमारे जीव जंतु हैं वो अपना हैबिटेट उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से कई बार होता है कि वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं नए क्लाइमेट को, तो डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू एबॉलिश टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, limiting global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, increase the use of coal, या फिर reduce the population to control the climate change। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या हुआ था, एम क्या था पेरिस एग्रीमेंट का? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाता है, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? Reducing the use of renewable energy, ignoring climate change impacts, making adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climate stimuli, या फिर increase greenhouse gas emission। तो climate change adaptation मतलब climate change से adapt कर लेना, उसको कहाँ पर आ जाएंगे हमारा, making adjustment in natural and human system in response to actual or expected climatic stimuli। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कार्बन फुटप्रिंट मेजर्स। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट टन्स ऑफ CO2, द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल्स, या फिर द कार्बन कंटेंट ऑफ प्लांट्स, या फिर द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द ओशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या मेजर करता है? टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, जिसको टन्स में इक्विवेलेंट टू टन्स ऑफ CO2। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द बेस्ट डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो यही सस्टेनेबिलिटी का मतलब है, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, रैबिट इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, लिमिटिंग ऑल नॉर्म्स फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरली एम्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रमोट अर्बनाइजेशन, या फिर एनहांस टेक्निकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कहाँ होगा? प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्ट्रेटजी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? इंक्रीज फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन, expanding deforestation activities, implementing and enforcing law to limit pollution, encouraging single use of plastic। तो की स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज टू लिमिट पोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज एन एरिया दैट हैज लो स्पीसीज डाइवर्सिटी, इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी अंडर द थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, is not affected by climate change, या फिर has no endemic species। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका क्या हो जाएगा? is rich in biodiversity and under the threat from human activity।
चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज इज टू मॉनिटर एंड रेगुलेट एक्टिविटीज दैट द इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, प्रमोट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन रेट्स, सब्सिडाइज फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर एंड रेगुलेट एक्टिविटीज दैट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? मोनोकल्चर फार्मिंग, use of synthetic fertilizers and pesticides, crop rotation and organic farming, या फिर slash and burn agriculture। तो हम देख सकते हैं अगर आपकी सस्टेनेबल की बात होगी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन बिकॉज दे प्रमोट टूरिज्म एक्सक्लूसिवली, प्रोवाइड सेफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड प्रिजर्व इकोसिस्टम्स, आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, या फिर लिमिटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो हम सभी को समझ में आ चुका है कि बायोडाइवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करने से, हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने से ही कंजर्वेशन होगा। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज which of the following is the most one of the United Nations Sustainable Development Goal SDG? Ensuring unlimited resource extraction, increasing industrial waste, if providing access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, promoting single use of plastic। So option C यहाँ पर correct हो जाता है, providing access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। sustainable development का यही मतलब होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जो लोग भी नोट्स को परचेस करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।